गरीब तबके के लोग थे, जो जैसा जीवन जी रहे थे, उससे भी बदतर जीवन उनका हो चुका है। हमारी जो आर्थिक स्थिति को सुधारने जो हम नौकरी कर रहे थे वो सब फिनिश हो गया। हम लोग का काम है, धंधा नहीं मिल रहा है। हम कर्ज लेकर दूसरे से दुकान का किराया चुकाए हैं। सबसे पहले तो सब्जियां बिकना बंद हुई, उनको पहले खत्म करा, फिर वापस गेहूं में दिक्कत आई, उनको मंडियां नहीं कर पाए हम। बहुत खराब बा इस बात खेती बाड़ी में कुछ चौपट हो बा। कोरोना के चलते बाजार बहुत कम बेचा किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। गांव कनेक्शन के इस खास शो गांव कैफ़े में आपका स्वागत है। गांव कनेक्शन की पिछले 8 साल से कोशिश रही है कि गांव की आवाज़ अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग बहानों से शहर के हिंदुस्तान तक पहुंचाई जाए। शहर में नीति निर्धारकों तक, जो गांव में रुचि रखते हैं उन तक, जो गांव में रुचि नहीं रखते हैं उन तक गांव की आवाज़ पहुंचाई जाए। और अब इस सफ़र में हमने एक नए अध्याय, नया एक मोड़ लिया है। हमने एक रूरल इंसाइट्स का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। रूरल इंसाइट्स यानी गांव क्या महसूस करता है, उसको हम सर्वे के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से, वीडियो और ऑडियो कंटेंट के माध्यम से आप तक लाएंगे। और हम निरंतर हर 15 दिन, हर एक महीने अलग अलग विषयों पर जो ग्रामीण भारत से जुड़े हैं उन पर व्यापक देशव्यापी सर्वे करेंगे, साइंटिफिक सर्वेस करेंगे, जिससे हमारे काम को, हमारी जो अभी सिर्फ एक एनेक्डोटल है, सिर्फ हम जाते हैं, कुछ जो देखते हैं उस पर आधारित है, उसको एक आंकड़ों की नींव मिलेगी और हमारी बात ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। इस कोशिश में हमने सबसे पहले, क्योंकि हम एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, कोरोना काल में ग्रामीण भारत पर बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन उस असर को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। उस असर के बारे में उतनी बात नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर 3 में से 2 हिंदुस्तानी गांव में रहते हैं, लेकिन वो सुर्खियां नहीं बन पाते, वो हेडलाइंस नहीं बन पाते। तो हमने तैयार की है द रूरल रिपोर्ट। एक देश भर में हमने सर्वे किया है जो कि 179 ज़िलों में हुआ। 25,300 रिस्पोंडेंट्स के से बात करके हुआ। ये फ़ेस टू फेस सर्वे था, जिसमें 300 से अधिक हमारे जो सर्वेयर साथी थे वो इन रिस्पोंडेंट्स के घर गए 23 राज्यों में, और एक मोबाइल ऐप पर उन्होंने उसके आंसर टंकित किए, और इस तरह से ये डेटा हमारे पास आया। इस सर्वे में हमारे पार्टनर रहे हैं देश की प्रतिष्ठित संस्था CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, और उनका जो विंग है लोक नीति, और उन्होंने इस सर्वे को डिज़ाइन किया और उसके डेटा को एनालाइज़ किया है ताकि इसकी जो विश्वसनीयता है वो एकदम सर्वोपरि हो, किसी भी सवालों के परे हो। और द रूरल रिपोर्ट हमने रिलीज़ कर दी है, और इसको हमारे शो गांव कैफ़े में हम टुकड़ों टुकड़ों में रिलीज़ कर रहे हैं। और सारी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ruraldata.in पर, RURALDATA.in। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ख़ास है। मेरे साथ एक बड़े विशिष्ट अतिथि हैं, जिनकी बात देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, और गांव की आवाज़ उठाने में जो लोग मुखर रहे हैं पिछले दशक में, उनमें सबसे आगे आता है उनका नाम। देविंदर शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं चंडीगढ़ से, और ही इज़ अ बिग एडवोकेट ऑफ रूरल इंडिया। और स्वागत है आपका देविंदर जी, एंड आई वेलकम यू टू दिस कॉन्वर्सेशन। धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू जी। और मैं इससे पहले कि हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत अपनी चलाएं, मैं आग्रह करूंगा, गांव कनेक्शन के मेरे साथी, हमारे एसोसिएट एडिटर हैं अरविंद शुक्ला, वो हमको ज्वाइन करें। और अरविंद हमें कुछ आंकड़ों के ज़रिए बताएं कि हमारी जो ये नेशन वाइड रिपोर्ट है, जो सर्वे हमने किया है, पहला ऐसा सर्वे है जो रूरल इंडिया पर है कोविड के बाद,
इसमें खेती से जुड़े क्या मुद्दे आए हैं और उसके बाद हम देवेंद्र जी से इस पर बात करेंगे। बिल्कुल सर। नमस्कार देवेंद्र सर। पिछले बिल्कुल सही सर, आपने कहा पिछले कुछ दशक में जो सबसे मुखर आवाज है और वो देवेंद्र सर की रही है, खासकर हिंदी अंग्रेजी जो दोनों लोग हैं उनको समझाने में कि कैसे भारत का जो किसान है वो क्राइसिस में है, किस तरह से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को समझाने वाला भी कोई चाहिए था, किस तरह से जाए, और देवेंद्र सर ने वो उस गैप को फुलफिल किया है। तो क्योंकि ये जो सर्वे था हमारा वो गांव के लिए था, रूरल इंडिया के लिए था, और उसमें बहुत बड़ी आबादी किसानों की है। तो मैं सर यहाँ शुरू करता हूँ कि इस सर्वे में जो निकल के आया कि हर 10 में से जो 9 व्यक्ति थे उनकी आमदनी पे असर पड़ा है। 78 जो लोग थे, मतलब कि 78% ऐसे लोग थे जिनका कामकाज बंद हुआ है। इनमें बड़ी आबादी किसानों की थी, क्योंकि जिन हमारे सर्वे में भी जो 25,000 से ज्यादा लोग थे उसमें भी एक बड़ी आबादी, करीब मैं कहूंगा कि 48% के आसपास जो लोग थे वो किसान या फिर खेतिहर मजदूर थे। तो हमने उनकी आवाज को समझा और वो बताता वो क्या कहते हैं, कैसे उनके सामने संकट आया। सर जैसे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी समय जो पीरियड था वो रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग का था, और सब्जियां थी वो मार्केट में आ रही थी, फल का सीजन था, तो हर एक वर्ग पे असर पड़ा और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे सर्वे में नजर आता है। सिर्फ 48% जो लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने कहा कि वो अपनी फसल को समय से काट नहीं पाए। 48% जो किसान थे हमारे, वो अपनी फसल को काट नहीं पाए क्योंकि उस समय इतनी अफरा तफरी हो गई, उस समय इतने नियम कानून थी, जल्दी बदल गया, पुलिस नीति सख्ती की कि मशीनें नहीं जा पाई, मजदूर नहीं जा पाए, तो क्या 48% जो किसान थे वो अपनी फसल नहीं काट पाए। 72% किसान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उनके कामकाज पे भारी असर पड़ा। संख्या ज्यादा है लेकिन हमने उससे उस वर्ग को लिया है जो ये कहता है कि हम पे काफी हद तक असर पड़ा। हमारे यहाँ पर डे डेली की आमद जो अच्छी खासी आती थी, उस हिसाब से अब यहाँ की आमदनी बिल्कुल 0% के बराबर रहेगी। सबसे पहले तो सब्जियाँ बिकना बंद हुई, उनको पहले ख़त्म करा, फिर वापस गेहूं में दिक्कत आई, उनको मंडियाँ नहीं कर पाए हम। हार्वेस्टिंग कराई तो हार्वेस्टर वालों को पैसे देने की भी दिक्कत आई, मंडियाँ नहीं हुई। तो देवेंद्र जी आपके क्या पहले तो इनिशियल क्या मैं विचार है? गांव कनेक्शन का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये सर्वे जो है ऐसे टाइम पर आप लोगों ने किया है जबकि सब जगह ये एक चर्चा हो रही है कि एग्रीकल्चर इज द बेकन ऑफ होप। कोई कह रहा है कि एग्रीकल्चर ने ही देश की इकोनॉमी को बरकरार रखा है। ये भी कहा जा रहा है कि अब नजर आया है देश को कि खेती जो है वो रीढ़ की हड्डी है देश की इकोनॉमी की। यानी ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे संदर्भ में आपने जब ये एक डाटा पेश किया है, मुझे लगता है कि ये देश को बड़ा जानने की इस समय ज़रूरत होनी चाहिए कि देखिए ऐसे समय में जबकि हम उसको बेकन ऑफ होप भी मानते हैं, हम मानते हैं कि भाई इट वाज अ लाइफलाइन जो देश की इकोनॉमी की थी वो कृषि के माध्यम से होके गई है। तो ऐसे समय में अगर कृषि सेक्टर का इतना जो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस पेंडेमिक का या लॉकडाउन पीरियड का, मुझे लगता है कि उससे एक सबक मिलना चाहिए हम सबको कि शायद हम शहरों में बैठकर जो आंकलन करते हैं वो रियलिटी से या सच्चाई से बहुत दूर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे लगता है जो रूरल नैरेटिव था देवेंद्र जी, वो पूरी तरह से मिसिंग था इस कोविड के बाद के पीरियड में, और ऐसा मान लिया जा रहा था कि मतलब या तो वो महत्वपूर्ण तो रहा नहीं है ग्रामीण भारत हमारे लिए कभी भी, लेकिन कि ऐसा फॉर ग्रांटेड ले लिया जा रहा था कि चलिए वो लोग तो अपना ख्याल रख ही रहे होंगे और समस्या इधर है। सो आई थॉट द रूरल नैरेटिव वाज completely missing and I'm really happy कि किसी न किसी तरह से हमने उस void को भरने की कोशिश की है। उम्मीद है इससे बातचीत होगी और कई ऐसी सच्चाइयाँ अलग अलग राज्यों पर भी डेटा आएगा हमारा तो वो आएंगी। तो I'm really happy कि आपको ये प्रासंगिक लगता है। जी प्लीज। देखिए आप इसमें बहुत बड़ा एक जो मैसेज मिलता है आपके सर्वे से वो ये है कि जिस सेक्टर की आपने बात की है कि कोविड में उसको इतना इम्पैक्ट सहना पड़ा, या हम कहें कि जैसे अभी अरविंद बता रहे थे कि 23% लोग जो है कर्जे पे गुजारा किया उन्होंने, या 10 में से 9 आदमी जो थे वो इम्पैक्टेड थे कोविड के फिनोमिना से। आप ये सोचिए कि हम उस तबके की बात कर रहे हैं नीलेश भाई कि जो पहले से ही बहुत बुरी तरह मार खाए हुए था। मतलब मैं दशकों से जानता हूं कि एग्रीकल्चर की अनदेखी हमने जानबूझकर की है, और वो इसलिए की है क्योंकि इकोनॉमिक सोच जो है वो ये कहती है
कि जब तक हम लोगों को एग्रीकल्चर से या रूरल इंडिया से निकाल कर शहर में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि शहर में चीपर लेबर की जरूरत है, तब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे। अब देखिए ये कितनी गलत सोच थी, ये शायद अब नजर आया है देश को और दुनिया को, क्योंकि जिस तरीके से हमने लॉकडाउन के इमीडिएटली बाद करोड़ों लोगों को वापस जाते देखा है सड़कों पर चलते हुए, कई दिन चलते रहे बेचारे, और 1000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जो भी है चल के गए हैं, बच्चे उनके कंधों पर हैं और सामान उन्होंने एक छोटी सी पोटरी ली हुई है। तो उससे देश को पता चला, जो मैं इतने सालों से शायद बोलता आ रहा था नीलेश जी, कि एक्चुअली ये जो लोग गांव से निकलने को मजबूर हुए, ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज थे। और ये एग्रीकल्चर रिफ्यूजीज जब मैं कहा करता तो देश को समझ नहीं आता था, क्योंकि वो विजुअल हमारे सामने नहीं था। लेकिन अब जब ये लोग वापस गए हैं तो कम से कम वो विजुअल इतना स्टार्क था, इतना लोगों को एकदम मार्मिक था, इतना पेनफुल था, कि अब लोगों को शायद समझ आया है कि ये जो लोग हैं मजबूरी में खेती से निकलकर या गांव से निकलकर शहर में आए थे। और अगर उस मजबूरी में आपने कहा कि इतना इम्पैक्ट पड़ा है, अभी भी उनको इतना नुकसान सहना पड़ा है, तो आप देखिए पहले क्या था उनका पोजीशन, ऊपर से और मार पड़ती है। मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे अपना गुजारा करते होंगे या उसमें से उस चक्रव्यूह से निकल पाए होंगे जिसमें वो आज तक धंसते चले गए। तो मुझे लगता है कि आपका जो सर्वे है बड़े टाइमली उस पर आया है, और एक जो देश की आंखें खोलनी चाहिए, उसको अगर हम बड़े नैरेटिव के साथ जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि देश को समझ आना चाहिए कि आज तक हम क्या गलती कर रहे थे। मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि दुनिया में हमने एक गलत इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो किया, जो ये कह रहा था, जो ये फोर्स कर रहा था हमको कि कीप एग्रीकल्चर डेलिबरेटली इम्पॉवर्ड, मैंने एक हर जगह कहा है। और उसका मतलब ये है कि आप मजबूरन किसान को ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे या गांव वालों को ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देंगे कि वो खेती छोड़कर बाहर आए। मैं आपको इसका एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ नीलेश जी। 1996 की बात है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में। उस कॉन्फ्रेंस में उस समय के वर्ल्ड बैंक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर इस्माइल सेरागिल्डन, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में, यानी 2015 तक, ये 1996 की बात है, 2015 तक जो लोग गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे अगले 20 साल में, उनकी भारत में उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। अब इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की संख्या नीलेश जी उस जमाने में 20 करोड़ थी और आज भी 20 करोड़ के आसपास है। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था कि 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ प्लान करेंगे अगले 20 साल में। बहुत साल तो मैं ये सोचता रहा कि ये हमें अलर्ट कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वार्निंग नहीं है, ये तो हमारे लिए डायरेक्टिव है। अगर आप उनका हर साल का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक का, तो 2008 का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में तकरीबन ऐसा लिखा हुआ है कि आपको जो काम दिया गया था आपने नहीं किया, अब जल्दी करिए। नाउ गोइंग फॉर लैंड रेंटल्स, लैंड एक्विजिशन, जमीन अधिग्रहण करिए, भूमि अधिग्रहण करिए। और ये जो जमीन है, जो प्रोडक्टिव एसेट है किसान के पास, वो ऐसे आदमी के पास है जो कि इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर। आप देखिए भाषा देखिए, जो जमीन है वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर के पास है, तो इनको निकालकर आप जमीन तो हवाले करिए जो एफिशिएंट उसको चला पाएंगे या उसका उपयोग कर पाएंगे। वो कौन है? रियल एस्टेट या इंडस्ट्री या जो भी हम ऐसे सेक्टर को गिनते हैं जो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और जो लोग खेती से निकलेंगे उनको शहर में लाके आप इंडस्ट्रियल वर्कर्स बनाइए। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो यंगर लोग हैं खेती में, उनको खेती के अलावा कुछ नहीं आता, तो आप उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, एक नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए, जिसमें उनको सिखाया जाए कि इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी भी मैं देख रहा था जब ये माइग्रेशन की शुरुआत हुई थी, तो काफ़ी जो सोशल मीडिया की वॉइसेस थी जो सपोजिडली इस पर चिंता व्यक्त कर रही थी, लेकिन चिंता ये थी कि शहर अब फंक्शन कैसे करेंगे, कि अब और सोचिए ऐसी जो कॉलोनियल थिंकिंग है कि सड़कें कैसे साफ होंगी, खाना कैसे पहुँचे, क्योंकि इसी लायक समझा जाता है गांव के नागरिक को। उसको ये भी लगातार हुआ कि वो जो इमेजरी है वो क्रिएट की गई कि माइग्रेंट मज़दूर हैं, क्योंकि वो सिर्फ वो नहीं थे जो मैनुअल लेबर करते हैं, उसमें अलग अलग स्किल्स के लोग थे, अलग अलग काबिलियत के लोग थे, लेकिन उस चीज़ को कभी पहचाना नहीं गया क्योंकि वो एक
एक ऐसी जगह से आती है वो सोच जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है उस तबके के लिए, और वो ज़रूरत के लिए है, क्योंकि मेरे शहर को फंक्शनल बनाते हैं ये लोग, और अगर नहीं होंगे तो मुझे असुविधा होगी। और उस असुविधा पे ज़्यादा चिंता थी, इन करोड़ों ज़िंदगियों के लिए चिंता नहीं थी। जो कितनी मार्मिक कहानियाँ आपने जो बहुत सही कहा, एग्रीकल्चरल रेफ्यूजीज़, और एकदम इट हैज़ पैन्ड आउट लाइक दैट, कि कितनी मार्मिक कहानियाँ। ये तो हम आंकड़े बता रहे हैं, हर आंकड़े के पीछे लाखों लाखों कहानियाँ हैं जो नहीं कही गई हैं अब तक। नीलेश जी, किसी ने कहा, एक मैं माइग्रेंट का मैसेज पढ़ रहा था, उसका जवाब पढ़ रहा था, उसने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए हम गांव से गए थे तो हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, अब हम वापस गांव आए हैं, शहर में गए थे, वहां पर भी हमारे पास इतना ही था कि हम रोजाना का गुजारा कर लेते थे, अब हम वापस उसी सिचुएशन में आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जो हमारी फ्लॉड इकोनॉमिक सोच थी, हमें उससे निकाल कर अब अपने गांव को दोबारा इस्टेब्लिश करना होगा। और शायद जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो रास्ता है वो गांव से होके जाता है, ये हमने बहुत बार पहले भी कहा है, लेकिन शायद अब एक मौका आ गया है कि दुनिया को हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएं कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, और वो इकोनॉमिक डिजाइन को बदलने की जरूरत है, एक रिविजिट करने की जरूरत है कि आज गांव कैसे संपन्न हो। और मेरा ये मानना है कि अगर गांव संपन्न होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जिस गति में आज चल रही है 8% कह लीजिए, मैक्सिमम 9% कह लीजिए, मेरा मानना है कि उससे भी डबल हो जाएगी अगर हम गांव के इलाकों को उस तरीके से डेवलप करें जिस तरीके की हमने इन्वेस्टमेंट शहर में की है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करूँ, अब देखिए जब अपने गांव से लोगों को निकालना है तो मजबूरन तो आप पुश नहीं कर सकते ना, तो क्या किया गया, एक तो किसानों को जो उसकी इनकम मिलनी चाहिए या उसकी प्राइस मिलनी चाहिए वो हमने जानबूझकर नीचे रखे ताकि वो उसको जो उसका ड्यू था, वो जो उसका राइटफुल प्राइस था वो ना मिले। दूसरी बात है कि हमने पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। अब देखिए उसका उदाहरण मैं दूंगा कि 2011-12 और 2017-18 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी कहती है कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में 0.4% हुई है ऑफ द जीडीपी। अब 50% पॉपुलेशन हो देश की, 60 करोड़ लोग हों, उनके लिए अगर आप 0.4% इन्वेस्ट करेंगे और आप 6% तो आप कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन हर साल दे देते हैं, तो आप देखिए ये इनइक्वालिटी कितनी बड़ी थी कि वो आप क्या मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस ग्रामीण इलाकों से जहां आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कारण था कि वो गांव जो है पिछड़ते चले गए, और वो जानबूझकर हमने रखा क्योंकि हम चाहते थे कि शहर से ना निकल के जाएं बल्कि गांव से निकल के शहर में आए। तो ये प्लान का रास्ता जो है वो क्रिएट किया गया था, और यही इकोनॉमिक ग्रोथ हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि एक हमारे सामने एक चित्रण जो आपके माध्यम से अब पेश हो रहा है, वो मुझे लगता है कि बहुत जरूर है, देश को समझना चाहिए कि ये लोग गए गुजरे नहीं है, ये भी ह्यूमन बींग्स है, आपके मेरे जैसे ही है। अब देखिए एक बात और नीलेश जी, 2016 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा मुझे कभी नहीं भूला। वो कहता है कि भारत में 2016 में, यानी तकरीबन 50 साल ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के आने के बाद का डाटा है ये। वो कहता है कि 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में, यानी तकरीबन आधा देश हो गया, आधे देश में किसानों की जो औसतन आय है वो 20,000 रुपए है साल की, यानी एक महीने में 1700 रुपए में एक परिवार गुजारा करता है आधे देश में। कभी आप सोच सकते हैं, कभी हम सोच सकते हैं कि आप एक कुत्ता नहीं 1700 रुपए में पाल सकते, अगर आप घर में कुत्तों का शौक रखते हैं, आप एक गाय 1700 रुपए में नहीं पाल सकते हैं। ये किसान परिवार 5 लोग कम से कम अगर एवरेज मान लें हम, तो ये 1700 रुपए से कैसे गुजारा करते होंगे, ये 2016 का सर्वे कहता है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इतने सालों से हमने जिस तरीके से अनदेखी की है खेती के, वो डाटा जो है अभी भी देश के सामने उसकी आंखें जो खोलने वाला डाटा कहिए, वो उन्होंने नहीं समझा, नहीं जानने की कोशिश की, और वो डिस्कनेक्ट है जी। क्योंकि किसान और ग्रामीण नागरिक जो है, मैं सिर्फ किसान ही नहीं कहूँगा, वो हाशिए पे रहा है। और ये हम सुनते तो आए थे, आप और हम जैसे लोग कहते तो आए थे, लेकिन जब वो छवियाँ आईं, जब वो मजबूर लोग सड़कों पे चलते नज़र आए, ऐसी तकलीफ़ से गुज़रते नज़र आए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप सारे परिवार को साथ में लेके, बच्चों को सामान लेके जा रहे हैं, ना आपके पास रुकने का ठिकाना है। हम एक और सेशन में बात कर रहे थे महिलाओं की, कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स थी उसके दौरान आई, वो कहाँ रुके, वो कहाँ सोए, क्या खाया उन्होंने। हमने मुंह फेर लिया। We pretended it was the elephant in the room that we pretended sort of not to look at.
और जब ये लोग गए थे मजबूरी में, जैसा आपने कहा, एग्रीकल्चरल रेफ्यूजीज़ बन के, तो शहर में भी वो अनऑर्गेनाइज्ड ही रहे। मैं कभी कभी जैसे कहता हूँ कि आप ये जान सकते हैं आज के आंकड़ों से बुने हुए युग में कि हिंदुस्तान में कितने मोबाइल फ़ोन बिकते हैं, हिंदुस्तान में कितने लोग कितने दिन प्रति घंटे पे मोबाइल ऐप पे कितना खाना ऑर्डर करते हैं, फूड ऐप्स पे। आप ये जान सकते हैं कि कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी कारें बिकती हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने खून होते हैं, कितने कत्ल होते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कितने लोग गांव की अपनी गरीबी को छोड़कर शहर में गए, आपको पता ही नहीं है। आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? यू हैव नो डेटा ऑन, आपको पता ही नहीं कितने गए थे, इसीलिए आपको पता नहीं कि कितने वापस आए। और वी हैव नो क्रेडिबल डेटा इवन टुडे ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्राइसिस, दिस ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट हैज़ हैपेंड। और चूंकि ये गुजर गई है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हो गए कि चलिए हमारा गिल्ट कम हो गया। चलिए एक जो उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे, फौरी तौर पे एक गिल्ट था, वो तस्वीरें जब फ़ोन पे आती थी, तकलीफ़ होती थी, मजबूरी लगती थी, कुछ नहीं करते थे। कुछ लोग चलिए जाके खाना कपड़ा बोतल बांट के आ जाते थे, लेकिन असहाय थे अंततः हम। और अब वो गुजर गया और हम एक फेक रीअश्योरेंस में हैं कि चलिए अब तकलीफ़ गुजर गई, लेकिन असल में वो एक पंक्चुएशन था, एक आईना था इस एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का। जब वो वापस पहुँचे, उसके कुछ एक आंकड़ा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिर्फ 20% लोगों ने कहा कि उनको मनरेगा में काम मिला जाने के बाद, क्योंकि रोज़ी का एक ही सबसे बड़ा उनके लिए सहारा था, और उसने भी उनको उस वक्त फेल किया। और कुछ राज्य हैं जो क्रेडिटेबली 3 राज्य थे जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इस पे। छत्तीसगढ़ ने कहा कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स 70% को काम मिला जिन्होंने मांगा। उत्तराखंड में 65% मिला और राजस्थान में 59% मिला। गुजरात और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज़ में 2% और 4% रिस्पेक्टिवली लोगों को मनरेगा में काम मिला। व्हाट डू दीज नंबर्स टेल अस? देखिए, ये मनरेगा जो है, थैंक गॉड कि हमारे पास एक सोशल सिक्योरिटी नेट था, जिसको सरकार ने अभी इस समय पर बड़े कोशिश की कि उसके माध्यम से जो इमीडिएटली जो क्राइसिस था उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन हम ये मान के चलें नीलेश जी कि आने वाले दिनों में हम नरेगा पे ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि नरेगा एक तरह का टेम्पररी रिलीफ था कि जो लोग सडनली इतना इन्फ्लक्स हुआ है गाँव में, बिल्कुल बिल्कुल पैर पे खड़े होने के एक मौका मिलता है इसके माध्यम से। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि हम मनरेगा को खींचते जाएंगे और ज्यादा, और उससे हमारा जो रूरल इंडिया का है जो रिवाइटलाइजेशन होनी चाहिए वो हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। उसका अभी कहीं पर जो चर्चा में या डिस्कशन में नजर तो नहीं आया है, लेकिन मेरा मानना है कि सरकारें शायद इस पर ध्यान देंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि इतने लोग जो वापस गए हैं, तकरीबन कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 3 करोड़ लोग वापस गए हैं, जिसमें से 70% वापस नहीं आना चाहते हैं शहरों में। अगर ये 70 नहीं, चलिए आप मान लीजिए 80% रह जाते हैं, जो भी, या 60% रह जाते हैं, चलिए। लेकिन उसका एक जो मैसेज ये है कि इनको एब्जॉर्ब कैसे करना है। वो जो लोग गए हैं जिनसे मेरी बात होती है, चाहे वो एनेक्डोटल आप कह लीजिए, वो ये है कि लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं तो हमारे पास सिर्फ छुपाने के लिए भी जगह है, और ये रात को भूखे पेट हम कम से कम नहीं सोएंगे, जितना भी हम परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे वो उसका हमें इतना तो मिल जाएगा कि खाना हम खा सकेंगे। ये तो उनकी सोच है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज है सरकार के पास कि अब हम कैसे एग्रीकल्चर को एक तरह, जो मैं कई बार बोलता आ रहा हूँ कि रिवाइटलाइज या उसको बिल्डअप कैसे करना है, अब ये सोचने का समय हमारे पास है। और उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पॉलिसी डिसीजन ऐसे लिए जाए, पर वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे ना कि अगर हमारी मेन लाइन जो थिंकिंग है वो इस प्रॉब्लम से या इस सोच से बाहर निकले कि हमें इन लोगों को फिर वापस शहर में लेके आना है। लेकिन अभी भी हमारी बहुत सारे प्रयास तो यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई कैसे वापस आएंगे, इसके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 3 गुना इनकम दे देंगे इनको, वेजेस जो हैं, ये सब बातें हो रही हैं
2 गुना देंगे, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वापस नहीं आना चाहते हैं। इसमें क्या स्टेप्स होने चाहिए? मैं अभी इमीडिएटली 1, 2, 3, 4, 5 तो मुझे लगता है उसका पर्पस हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी चलिए टू कीप द टाइम फ्रेम, हम कम से कम एक काम अश्योर करें कि अभी जो हमारा सितंबर का हार्वेस्ट सीजन आएगा इसका पैडी का, हम एक काम करें कि हम पैडी में किसानों को जो एमएसपी अनाउंस किया है सरकार ने, जो भी सरकार के क्लेम है, उसके ऊपर हम कम से कम उन किसानों के लिए एक बोनस का ऐलान करें, ताकि जिनके लिए उनको अपना जो कीमत है या जो उनको जो रिटर्न में एक्सपेक्टेड है वो कुछ उनको उत्साहित करे कि हम एग्रीकल्चर में रहें। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, क्योंकि जब तक आप किसान की इनकम नहीं बढ़ाएंगे तब तक एग्रीकल्चर में आप जो भी प्रयास कर ले, मेरा मानना है वो सार्थक नहीं हो सकता। उसका एक कारण है, कारण ये मुझसे बहुत बार पूछा गया है नीलेश जी कि ये क्या कारण है कि एग्रीकल्चर जो है, लोग अक्सर कई लोग तो ये मानते हैं कि इनएफिशिएंट है, ये मानते हैं कि साहब ये अनप्रोडक्टिव है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, हम ये मान के सकते हैं। पर लोग ये नहीं जानते कि हमने कैसे डिकेड्स से, कई दशकों से हमने जानबूझकर किसानों को जो उनका दाम मिलना चाहिए या प्राइस मिलना चाहिए था, जो या इनकम आनी चाहिए, वो हमने नहीं दी। उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो एक स्टडी एक है अवेलेबल, जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि 1970 में हरित क्रांति आप जानते हैं 1965-66 में आई थी, और 1970 में गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस था वो 76 रुपीज पर क्विंटल था। अब देखिए 2015 में, यानी 45 साल के बाद, गेहूं का दाम बढ़कर 1450 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। उसी दौरान इनकम पैरिटी नॉर्म्स को समझने के लिए हमने देखा कि ये जो बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी इनकम किस प्रोपोर्शन में बढ़ी है उसी पीरियड में। तो बेसिक पे और डीए सिर्फ हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का देखा, 120 से 150 गुना बढ़ता है। कॉलेज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनकी जो बेसिक पे और डीए है वो 150 से 170 गुना बढ़ती है इस पीरियड में। स्कूल टीचर्स की, क्योंकि उनकी सैलरी उस समय बहुत लो थी 1970 में, वो 280 से 320 गुना बढ़ती है। और किसान की जो एमएसपी है, जिससे आप इनकम का एहसास कर सकते हैं, वो 19 गुना बढ़ती है। अब मेरी बात आप मानेंगे कि अगर 19 गुना से सरकारी मुलाजिम की भी बेसिक पे बड़ी होती, या डीए जो पैकेज मान लें, तो वो भी शायद आधे नौकरी छोड़ चुके होते और बहुत सारे उसमें से आत्महत्या भी कर चुके होते। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने डिलिबरेटली किसानों को उस लेवल पे रखा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो एग्रीकल्चर को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये दुनिया की इकोनॉमिक सोच है। ये जो दुनिया की सोच है, क्यों? क्योंकि दो काम है एग्रीकल्चर के। एक तो है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड, अगर आप उसके कीमतें कम रखेंगे तो ये माना जाता है कि जो फूड प्राइस है वो सस्ता रहेगा, तो इन्फ्लेशन का दौर नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि इंडस्ट्री को चीपर रॉ मटेरियल चाहिए। दोनों जो है वो चीपर प्राइस देने से किसानों के लिए आप एड्रेस कर पाते हैं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो लाखों करोड़ों जिंदगियों का क्या होगा, वो जनरेशन्स का क्या हुआ होगा जो उस हालात में पलती आई। एक अमेरिका के किसान ने मुझे लिखा, नीलेश जी, वो लिखता है कि मैं जिस रेट पे आज, ये अमेरिका के किसान की बात कर रहा हूँ, उसने लिखा 2018 में कि जिस रेट पे मैंने मक्की बेची है, $3.2 पर बुशल था। बुशल 26-27 किलो का होता है। उसने बताया कि मेरे फादर ने अपने बार्न में एक स्लिप लगाई हुई थी, अचानक देखा होगा उसने, वो 1971 की थी। उस समय मेरे फादर ने $3.4 पे एक बुशल बेचा था मक्की का, और मैं आज 2018 में $3.2 का बेचा। आप देखिए 4 दशकों में अमेरिका में भी दाम नहीं बढ़ते हैं। आप देखिए उस जो पूरी सोसाइटी का जो खेती पे निर्भर करती है, उसका गुजारा कैसे होता होगा 4 दशकों में, जिसकी इनकम फ्रोजन हो या जिसके नेगेटिव में इनकम गई है। मैंने आपको 2 दशकों का तो भारत का भी पहले हिसाब बताया था, और उससे पहले अगर हम देख लें तो एक अनटैड की रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वो ये कहती है कि 1980 के मध्य में ले लें और 2005 के मध्य में, उस 2000 के दशक के मध्य में, दोनों 20 साल के अंदर जो आउटपुट प्राइस था ग्लोबली, जो जिसको हम फार्म गेट प्राइस कहते हैं, वो फ्रोजन था। अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लीजिए तो 20 साल में अगर टमाटर बेचे किसी ने 2005 के आसपास, तो 1985 में भी उसने उसी दाम पर बेचे थे।
एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर लेकिन अमेरिका ने इस बात को समझा और इसीलिए वो हर साल एक फार्म बिल जो 5 साल बाद आता है उसके तहत अपने फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट या बहुत से सब्सिडीज के रास्ते से सब वो एम्पावर करते आए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के किसानों के पास ये ऑप्शन नहीं थी और हमारे किसान जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा, भगवान भरोसे थे। और फिर भी देखिए, मैं अभी एक किसान से मिलने गया, मैंने कहा आपका इतना नुकसान हो गया, अभी रबी की फसलें जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि वो सारी क्रैश कर गए प्राइसेस, उसने क्या मुझे बोलता है अगले साल भगवान भला करेगा। इतना कुछ होने के बाद भी वो कहता है भगवान भला करेगा। आप कभी किसी कॉर्पोरेट को सुना कभी आपने बोलते हुए भगवान भला करेगा? ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता का जो एक खेल है वो हमें समझना भी लगता है बहुत जरूरी है। नियति जिसके सहारे किसान चलता आया है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि ऐसी सोच है कि अगर भारत को एक आर्थिक शक्ति बनना है तो किसान की आहुति उसका सबसे उस बिसात पर सबसे पहली चाल है, और उस किसान की और किसानी की और गांव की आहुति। लेकिन आपने जैसा ये भी कहा कि जो लोग ये नीतियां बनाते हैं, जो लोग ये लंबी जो योजनाएं सोचते हैं, जिनके ऐसे विचार हैं, मुझे लगता है आप ही की बात को लेके उनको इस बात की कल्पना करनी चाहिए कि अगर 20 साल 25 साल 30 साल उनको उन्हीं नौकरियों में जिनमें रहते हुए वो ये नीतियां बनाते हैं, तनख्वाह न मिले, न बढ़े, तो जीवन कैसा हो। और ये तकलीफ़ जो है कहीं ना कहीं, चूँकि हम किसान को और गांव को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इस तकलीफ़ को आंकड़ों के ज़रिए उकेरने की आप लगातार कोशिश करते रहे हैं, हम उसमें थोड़ा सा हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी। मैं अरविंद को फिर से बातचीत में वापस लाना चाहूँगा। अगर अरविंद कुछ और डेटा हमारे साथ शेयर करें हमारे राष्ट्रीय सर्वे से, जो द रूरल रिपोर्ट के माध्यम से हम रिलीज़ कर रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में। हमारे वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं ruraldata.in और gaonconnection.com। जी अरविंद। शुक्रिया सर। तो मैं सबसे पहले आपको सुन रहा था, मैं सर ने जैसे भी कहा अगर किसान की भरपाई करनी है, थोड़ा उसको मरहम उसके जख्मों पे लगाना है, तो किया क्या जाए कि पैडी के सीजन में उसको जो MSP है उसे बोनस दे दिया जाए। लेकिन सर यहाँ जो आंकड़े वो कहते हैं कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो जब किसान मंडी पहुंचता है उसके जो हालात थे वो बताते हैं कि कितनी मुश्किलें उसको आई हैं। उसने, क्योंकि हमने उससे पूछा कि फसल काटने में कैसी दिक्कतें आई, उसने बता दिया है। जब वो मंडी पहुंचा, जो मेरा दूसरा सवाल था कि आपको अपनी फसल बेचने में किस तरह की दिक्कतें आई, तब वो जो कहता है कि उसमें पूरा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो मंडी में जो लोग फसल बेचने गए उनमें से 31% किसानों ने कहा कि उनको हद से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 28% ने कहा कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 24% लोग किसान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ मुझे फसल बेचने में थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक बड़ी संख्या जो ये कहती है कि उनको दिक्कतें हुई। इन सबको मिलाते हैं, इनमें से जो सरकारी मंडी पहुंच गए उनकी और दुर्दशा हो गई। उनमें से 45% लोगों को जो किसान मंडी पहुंचे सरकारी, उनको आर्थिक मतलब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बोले जितना हम फोन लगाओ देना है ना, हम जब यहाँ ट्रैक्टर आ गया तो हम यहाँ से 20-25 किलोमीटर फिर दोबारा ट्रैक्टर लाएंगे। यही सोच रहा है कि नहीं बिक रहा, नहीं नंबर आ रहा है तो हम तो कल ट्रैक्टर लेके घर भाग जाएंगे बस। अधिकारी सिर्फ कोरा आश्वासन देते हैं, किसान बेचारा यहीं 10 दिन से पड़ा है। हमने भीड़ की बात की, हमने लॉकडाउन को कैसे समझा है, इस दौरान जो हुआ वो समझा हमने भीड़ से। वो भीड़ जिसके साथ मैं भी चला, लखनऊ से लेके महाराष्ट्र तक, मैं मध्य प्रदेश तक मैं गया, बिहार तक गया। जब ये तस्वीरें आ रही थी, जब लोग लौट रहे थे वहां से, जब वो मई से सिलसिला चला है, 24-25 मई से चला है, इस दौरान एक तस्वीर खेतों की भी थी। उस दौरान मैं और देवेंद्र सर लगातार, मैं हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग बात कर रहे थे और अब देख रहे थे कि उस दौरान लोगों के सब्जियां खेतों में सड़ गई। इतना पेरिसेबल आइटम था जो कि सड़ने वाला है, जो जल्द खराब होने वाला, उस आइटम की तो कहीं पूछ ही नहीं है। अगर मैं इनकी इसमें आकर ना सर राज्यों की बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारा जो सर्वे इसलिए भी हम खास कर ले गए और ये रहा क्योंकि हमने 3 जो है केंद्र शासित राज्यों को भी शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। अभी तक हम जब बात करते थे तो पंजाब की बात कर लेते हैं, हरियाणा, यूपी, इन सब की बात, लेकिन कभी इन पे इस तरह से फोकस नहीं होता। हमारे सर्वे में निकल के आया है कि लॉकडाउन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ जम्मू कश्मीर का किसान, लद्दाख का किसान। यहाँ के 87% किसानों ने कहा कि उनका जो कामकाज है वो बंद रहा। बहुत बड़ी आबादी होती है, वो पहले से एक अलग टाइप का लॉकडाउन झेल रहे थे, उसके बाद ये मुसीबत आई। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश
77% किसानों ने कहा कि वो अपना कोई खेती जुड़ा हुआ कामकाज नहीं कर पाए। पश्चिम बंगाल के 65% और जिस महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा था, किस तरह से वहाँ के 56% किसानों ने कहा कि उनका लॉकडाउन में काम पूरी तरह से बंद रहा। वो उनके सामने मुश्किलें हैं। बंद रहने का जो पैमाना है वो बताएगा कि उनकी आमदनी पे कितना असर पड़ा, कि क्यों उनको कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेने वाली जो आबादी थी वही थी। और अभी सर जो ये जो बोया गया है, जो पैडी सीजन की बात कर रहे हैं, इसमें भी किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैसे उनके पास कम थे। गेहूं का रेट जो था 1920 रुपए के आसपास सरकार ने तय किया था, कहीं कोई बोनस देता अलग, लेकिन किसानों ने कितने रुपए किलो बेचा है, क्योंकि मंडी तो बंद है, बंद खुली है तो किस तरह से खुली है, 1500, 1600, 1700 रुपए किलो। हमने खुद जाके उनको देखा है और उस पर बात किया है। और इसी समय जब किसान के पास आमदनी कम थी, उसके पास रेवेन्यू सोर्स नहीं थे, जो बाहर से उसका बेटा जो शहर में कमा के भेजता था उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी नौकरी चली गई थी, उसकी नौकरी कटौती हो गई थी, दुकान ने शटर बंद कर दिया, उस दौरान उसको धान लगाना था, बीज अच्छा नहीं था और डीजल की कीमतें तो पेट्रोल को पार कर गई थी। तो किसान का लिए ये जो वक्त था ये मुश्किल भरा रहा, जिसका असर अभी सर बता ही रहे हैं कि हम चाहते हैं कि किसान मुश्किल में रहे, किसान खेती छोड़े या फिर वो शहर की तरफ भागे, क्योंकि हमको उपभोक्ता की तरफ ध्यान देना है। देवेंद्र जी, अगर हम आगे का रास्ता देखें यहाँ से, तो कैसा दिख रहा है आपको यहाँ से द रोड अहेड? देखिए, जहाँ तक कि हम इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका से रोड बहुत क्लियरली मैप्ड है उनके लिए। तो पॉपुलेशन को, रूरल पॉपुलेशन को निकाल कर शहर में लाना है, ये तो बड़ा एक क्लियर सेट एजेंडा है। और हम देख रहे हैं कि अब जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं, जितने प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, वो ये हैं कि 2030 तक हमारी, कोई कह रहा है 50% पॉपुलेशन जो है शहरों में आ जाएगी, कोई कह रहा है कि 30% आ जाएगी, व्हाटएवर, 30 तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है। और कुछ एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि 2050 में भारत में 70% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में होगी। तो मतलब है कि रोड मैप तो हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं मालूम ये डेवलपमेंट के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं जो ये ऐसे जो मॉडल लेके आते हैं और जिस पे हम बड़ी एक्साइटमेंट शो करते हैं, एक यूनाइटेड नेशंस का ही एक सर्वे है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसने कहा है कि जब 2050 में जब 70% पॉपुलेशन जो है शहरों में रहेगी, ये जो शहर है ये देश की 2% जोग्राफिकल एरिया में। मुझे कभी समझ नहीं आता ये कौन सा विकास है कि 2% एरिया में तो आपने 70% पॉपुलेशन को पैक कर दिया, और जो 98% रह गया है उसमें क्या होगा? कंट्री होम्स बनेंगे या गोल्फ कोर्सेज बनेंगे, यही सब होगा। मैं गांव में रहने चला गया हूं तो मुझे लगता है मैं वहीं इक्के दुक्के लोगों में ही रह पाऊंगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को शायद अगर हमारे सोच में या हम सोसाइटी को ये एजुकेट कर पाए कि क्या आप रोज में रहना चाहते हैं आने वाले सालों में। आज देखिए, बॉम्बे में जाते हैं हम जब, तो बॉम्बे में 60% पॉपुलेशन जो है वो स्लम्स में रहती है। एब्सोल्युटली। जो हम नहीं जानते वो ये है कि ये जो 60% पॉपुलेशन है ये 8% ऑफ बॉम्बेज एरिया में रहती है, 8% ऑक्यूपाई करती है, जबकि आप देख लें बाकी जो एरिया है उसमें 40% लोग रहते हैं। तो क्या हम वही चाहते हैं कि एक रिपीट हो सब जगह पे, या रेप्लिकेबल मॉडल हो जो हमें फॉलो करना चाहिए? क्यों नहीं हम, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बार कहा है, सबका साथ सबका विकास, वो रास्ता बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए, उस सबका साथ सबका विकास के लिए हमें खेती के माध्यम से आना पड़ेगा, क्योंकि जब किसान की इनकम बढ़ेगी तो वो खेती छोड़ना नहीं चाहेगा, मेरा ये मानना है। ऐसे तरीके जो गांव में, अगर जो वापस गया, आपने एकदम सही बताया कि मनरेगा कैनॉट बी द ओनली सॉर्ट ऑफ रोप यू हैंग ऑल योर सॉल्यूशंस विद। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और आज के युग में जब आप ई कॉमर्स का ज़माना है, आप कहीं भी बैठकर, आपको ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी एक दुकान खोलें। हम भी कोशिश कर रहे हैं गांव कनेक्शन के तौर पर एक छोटी शुरुआत करने की, कि हम किस तरह से, अभी तक तो हम जानकारी देते आए हैं और जानकारी के माध्यम से इस गैप को फिल करते आए हैं, लेकिन अब कैसे एक्टिव इंटरवेंशन करें कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अगर वो कुछ बना रहे हैं गांव में, कोई प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारा एक बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता मीडिया प्लेटफॉर्म है, लगभग महीने में 30 लाख लोगों तक तो हम पहुंचते ही हैं अपने वेबसाइट के ही सिर्फ माध्यम से। जैसे कुछ थॉट्स आते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन, शहरों में हमारे घर से
रोज़ कूड़ा उठने का एक डिसिप्लिन है, एक प्रक्रिया है, लेकिन गांव में नहीं है। और गांव में जैसे लाइफस्टाइल्स चेंज हो रही हैं, तो वही चिप्स का पैकेट, वही पानी की बोतल, वही टॉफ़ी का या चॉकलेट का रैपर, ये सब जा रहे हैं और फिर अंततः वो वहाँ के तालाबों को पाट रहे हैं, वहाँ के रास्तों के किनारे फेंक दिए जा रहे हैं। वो इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। ये मैं कई सालों से कोशिश करता हूँ कि इस विषय पर बात करूँ। इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जो प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है रूरल इंडिया में। लेकिन क्या हम इसे एक अवसर में बदल सकते हैं कि क्या उस प्लास्टिक को आपके चंडीगढ़ के ही हमारे कॉलमनिस्ट हैं गुरप्रीत सिंह जी, वो कॉलम करते हैं गांव कनेक्शन में, कबाड़ से कलाकारी, कि हाउ टू अपसाइकिल थिंग्स। तो क्या हम उसी प्लास्टिक से डलिया बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, जो अन्यथा हमारे तालाबों का गला घोंट रही है। ऑलरेडी तालाब ख़त्म हो रहे थे और अब डंपिंग ग्राउंड बन रहे हैं कि भाई चलिए वहीं पे आप डंप कर दीजिए। या क्या मिट्टी से जो कुम्हार है वो अभी सिर्फ कुल्हड़ और दिया बना रहे थे और अब उनको 5 और नई चीज़ें बनाने का हुनर दे दिया जाए, जानकारी दे दी जाए, डायग्राम्स दे दिए जाएँ कि जी ऐसे बनाइए, ये बिकेगा। या कोई चटाई बना रहा हो या कोई कपड़े बना रहा हो। मुझे एक उम्मीद भी दिखती है इस पैंडेमिक के बाद के रिटर्न में, कि अगर आधे लोग वापस आ भी गए शहरों में, तो जो बाकी रह जाएंगे, अगर उनको इस वक्त पे करेक्ट इंटरवेंशन किया जाए, क्योंकि वो अलग अलग स्किल सेट्स के साथ गए हैं वापस। वो यहाँ से वापस गए हैं, कोई ब्यूटिशियन थे, कोई जिम ट्रेनर थे, कोई कुक थे, अलग अलग उनके स्किल सेट्स हैं। एंटरप्रेन्योरियल स्किल सेट थे, कोई कंप्यूटर चलाना जानते थे, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंकुर फूट सकते हैं इस आने वाले वक्त में, कि एक एडवर्सिटी, एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के बीच में एटलीस्ट किसी भी लेवल तक कन्वर्ट किया जा सके? देखिए, जो जिन अंकुर की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो हमने शायद इतने सालों उसकी अनदेखी कर दिया। तो हम सोचते हैं कि शायद ये, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर है, तो ये इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर है, तो हम सोच के बैठे हैं कि ये बिल्कुल किसी काम के नहीं है, सिवाय ये मनरेगा में ज्ञानता जो हम कहते हैं वो जो अपना वो चलाते रहेंगे, फावड़ा चलाने के, फावड़ा चलाते रहेंगे जी। तो वो उनको हम मान के चलते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी कम नहीं है। हमारे पास ये टैलेंट है, हमारे पास ये बहुत बड़ी कैपेसिटी हमारे हाथ में है। यही जो यंग लोग हैं, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। और इन एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे अब इसको इम्बाइब करें एक तरीके से कि उसको हम नरिश करें और वो बिल्डअप हो जाए। अब मैं छोटा सा आपको 2 इसमें बातें पहले कहना चाहूँगा। सोच की बात है, जब हम किसी कॉर्पोरेट को इन्वाइट करते हैं कि हमारे शहर में आइए इन्वेस्ट करिए या हमारे प्रदेश में आइए इन्वेस्ट करें, तो हम चाहे उनके पास जितना मर्जी स्लश मनी हो, हम उनको जमीन देते हैं ₹1 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अट्रैक्शन होगी ना। क्यों नहीं हम गांव में, अगर हम वो उसको 5 मीटर बाई 5 मीटर या 10 मीटर बाई 10 मीटर जमीन चाहिए किसी भी यंग यूथ को, क्यों नहीं हम उनको भी ₹1 पर स्क्वायर मीटर पे वो जमीन दें। अब देखिए कितना वो मार्केट रेट पे खरीदता है, उसकी सारी जिंदगी की पूंजी तो उसमें लग जाती है, कर्जे के नीचे वो दब जाता है। और कॉर्पोरेट्स को आप या बड़े घरानों को तो आप जमीन ऑलमोस्ट फ्री देते हैं। तो ये क्यों नहीं हम ये सोच गांव के लोगों के भी लेके जा सकते हैं, वो भी उतने ही एंटरप्रेन्योर हैं और वो भी उस छोटे से एरिया से या छोटे से रीजन से वो भी एक मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 70% जो हमारे गांव के हाउस होल्ड्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। अगर ये सच है तो एग्रीकल्चर को, मैंने आपसे कहा कि उसको हम एक तरह से उसको रीबिल्ड करें डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्रदेश में क्या जरूरत है। दैट विल मीन कि हम प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर आए, हम प्राइसिंग पॉलिसी में उसको अश्योर्ड प्राइस कैसे दे पाए, वो एमएसपी के माध्यम से हम कैसे कर पाए। ये सब बातें एक तो करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात ये जरूरत है कि जब हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर हम कराते हैं तो बेसिकली हमने बहुत स्टडीज इसमें की हैं कि गांव से पैसा बाहर जाता है गांव में अंदर आने की बजाय। कैसे? जब आप फर्टिलाइजर खरीदते हैं, जब आप पेस्टिसाइड खरीदते हैं, जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं या मशीन्स को खरीदते हैं, तो बेसिकली जो पैसा है वो गांव से खींच कर इनपुट कंपनियां बाहर ले जाती हैं। ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है नेगेटिव है एग्रीकल्चर के लिए, इसको हमें पॉजिटिव करना है। उसका बेस्ट तरीका ये है जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आंध्र प्रदेश में कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग जो है उसमें उन्होंने, अब देखिए सरकार का क्लेम है कि 2024 तक
वो सब किसानों को केमिकल से नॉन केमिकल के रास्ते पे ले आएंगे। और मैं अभी हाल में गया भी था देखने के लिए, 6 लाख किसान ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, वो केमिकल से नॉन केमिकल की तरफ चले गए हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ऐसे ये मत सोचिए कि प्रोडक्टिविटी कम हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अब मैं जाता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ बैठता हूँ, पहले महिलाओं के होते थे, आज पुरुषों के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां बन चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ जिस महिला के पास कुछ नहीं था या बहुत कम जमीन थी 10 साल पहले, वो आज एक बहुत बड़ा चंक लेके उसमें फार्मिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि वो उस माध्यम से जो पैसा बचा है, जो गांव की जेब से बाहर जाता था, वो अब गांव के अंदर ही रह गया पैसा, और वो जो पैसा है उसने वो एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड की है। तो जब हम ये आंध्र प्रदेश में कर सकते हैं, जिसको हम कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, तो मेरा मानना है कि हम तेलंगाना में क्यों नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकते, पंजाब में क्यों नहीं कर सकते। अगर सरकार पुश करे जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ये मिरेकल जो है, ये रेवोल्यूशन जो है सारे देश में हो सकता है। बहुत शुक्रिया, कितनी अद्भुत आपने बातें आज बताई, और मैं उम्मीद करूंगा कि गांव कैफ़े में आप अक्सर हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि गांव की बात करना और नए नए आयामों से बात करना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो एक ख़ास बात कही कि किस तरह से अगर आंध्र में कुछ हो रहा है, क्योंकि भारत में एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता। मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक रूरल अर्बन गैप तो चलिए है, लेकिन जो रूरल गैप है उसकी कोई बात नहीं करता है कि अगर देश के एक हिस्से में, ग्रामीण हिस्से में कोई चीज़ हो रही है तो वो दूसरी जगह रेप्लिकेट होना, उसकी नॉलेज दूसरी जगह जाना, उसका पता लगना। तो बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आप आज आए, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत व्यक्तिगत तौर पे कई चीज़ों पे ज्ञान मिला, और ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, गांव की आवाज़ उठाएंगे। जी, थोड़ा सा सुझाव आपको देना चाहूँगा जी, नीलेश, आप इतनी अच्छी कथा लोगों को सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। मेरा छोटा सा आपसे निवेदन होगा कि जब भी आप कहानियाँ इनवाइट करते हैं या लोग भेजते हैं, क्यों ना हम उन कहानियों के माध्यम से भी ये जो अवेयरनेस है या जो नैरेटिव है उसको बिल्डअप किया जाए। छोटा सा प्रयास है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास लोग नहीं ऐसी कहानियां भेजते होंगे, लेकिन आपके माध्यम से जो आवाज़ जाएगी, मुझे लगता है कि वो देश में एक बहुत बड़ा तबका जो है, एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है खड़ा हो जाता है, वो उसको भी समझ आती है सिंपल भाषा में कि ये हमारे हित में है, और ये सरकार को भी शायद समझ आ जाए कि यही देश के हित में है, और आत्मनिर्भर देश जो है वो यही एक रास्ता है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और यहीं गांव कैफ़े में चाय पियेंगे कुल्हड़ में, और अपनी गप्पाबाजी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।